स्थान संशय अवस्था के बारे में देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि ब्राह्मी तेल कैसे उपयोग में लाया था, जहाँ से क्रैक हील्ड जो जो बहुत सारे लोग लेके आते हैं रिगार्डिंग दिस ब्लीडिंग वहाँ से होता है ठंडियों में। ठंड के सीजन में ब्लीडिंग जहाँ से होता है शिशिर या हेमंत ऋतु में, तो वहाँ से कैसे संप्राप्ति थी वो भी हम लोग ने देखा था। ठीक है, अभी एक सेकंड केस देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। स्थान संशयाचे दुसरे एक उदाहरण। एक मिनिट। अरे बाप रे! तो सॉरी सॉरी, बीच में मुझे फोन आया था, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, तो स्थान संशय के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो ये सेकंड केस उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया है फिर से अप्पा जी ने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो आज आपको पता चलेगा कि नववेगन धारणीय वात में जो लिखे हुए जो व्याधियाँ हैं, तो उसमें एक्चुअली पैथोजेनेसिस कैसे होता है। और आपको ये जब पता चलेगा ना, तो यू विल बी वेरी शॉक्ड कि एक्चुअली ओके, कि ये लक्षण यहाँ पे क्यों दिया है। मतलब अश्रुवेग धारण करने के बाद क्या होता है, या उरस क्या बोलते हैं उसे, मतलब उद्गार वेग धारण करने के बाद रुद्रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, ये सभी चीज़ों का उत्तर अभी इस केस के द्वारा आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी लगता होगा, आपको लगता था क्या ऐसे जब नववेगन धारणीयवाद पढ़ते थे हम लोग, जो चारक सूत्रस्थान 7 या वाग्भट सूत्रस्थान में भी दिया है, कि एकदम लक्षण अलग ही हैं पूरी तरीके से। मतलब पक्वाशय हो या मूत्रवेग का धारण हुआ तो फिर शिरोरुजा या शिरशूल ऐसे लक्षण दिखते हैं, या नेत्र हानि या दृष्टि हानि जैसे लक्षण दिखते हैं। आपको कभी क्वेश्चन आया दिमाग में कि ये ऐसा हो सकता है करके? यस और नो? यस। हेलो? तो हाँ, उसका, यस। हाँ, उसका उसका रीजन आज आपको पता चल जाएगा कि संप्राप्ति एक्चुअली होती कैसी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो स्थान संशय मैं पहले मराठी में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। स्थान संशयाचे दुसरे एक उदाहरण विशेष अभ्यासनीय वाटल्यामुळे ते पुढे देत आहे. सुस्थितीत असलेल्या आणि कोरड्या हवेवर सतत असणारा एक रोगी पाहण्यात आला. त्याला झालेल्या व्याधीचे मूळ आपण क्षेत्रात मिळाले. त्यांचा इतिहास खालीलप्रमाणे देत आहे. कारण परत्वे आपणावर झालेला परिणाम घडल्यानंतर पुढे त्याच्या अनुलोमन गतीला प्रतिबंध होऊ लागला. परंतु जेव्हा बद्धकोष्ठाचा मोठासा त्रास होत नसल्यामुळे मधून मधून किरकोळ उपचार चालू होते. मतलब अभी ये कॉन्स्टिपेशन की एक केस है। ठीक है, तो जब तक मतलब उनको कारण परत्वे मतलब हेतु के अनुसार, मतलब वृक्ष शीत गुण के अनुसार, या जो भी या मतलब हम लोग तो पकड़ के चल रहे कि अभी वृक्ष और शीत गुण बढ़ा होगा इस पेशेंट में। तो ऐसे करके वहाँ पे वात प्रकोप मतलब वायु महाभूत के दोनों गुण प्रबल होने की वजह से वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। लेकिन वो उसका वृक्षत्व या शैत्यत्व इतना भी नहीं था, यानी शोषणे वृक्षः एंड स्तंभने शीतः, ये इतने भी नहीं थे ये कर्म उन गुणों के, कि थोड़ा थोड़ा उपचार लेने के बाद अभी पकड़ लीजिए कि वो क्रीमेफिन या अविपत्तिकर चूर्ण त्रिफला चूर्ण लेता होगा और उसको ठीक भी लग रहा था। ठीक है, तो बीच बीच में से उसके उपचार चालू थे। अब और आपा जी को पता चल चुका था कि ये आपन क्षेत्र में व्याधि है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं स्थान संशय के बारे में। ठीक है, अपन नेक्स्ट फोटो में शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, अपन प्रतिलोम गती असताना त्यातच दिवस गेले। मतलब ये फीमेल पेशेंट था, मतलब वो प्रेग्नेंट थे। मतलब यही अपन प्रतिलोम गति में कैसा था ये कैसे पता चला, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी और बीच बीच में उसको हो रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा उपचार लेने के बाद उसको अच्छा लग रहा था। तो उस स्थिति में ही उसको मतलब कंसीव हो गई वो पेशेंट, फीमेल पेशेंट। और त्या अवस्थेत अंत्रावर गर्भाशयाचा दाब येत असल्यामुळे बद्धकोष्ठाची तक्रार उत्पन्न होतेच. पुढे प्रसूती कालातही थोडासा जास्त त्रास झालाच. आपण बिघडल्यामुळे त्याचा सर्व क्षेत्रावर परिणाम झाला.
मतलब क्या, अभी आपको सभी को पता है कि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो नज़दीक के जो ऑर्गन्स है, जैसे ब्लैडर हो या रेक्टम हो, तो उसके ऊपर भी आपका प्रेशराइज मतलब हो जाता है, क्योंकि बेबी का ग्रोथ हो रहा है तो वो आकाश का अवकाश बढ़ेगा। और जो मतलब आकाश का अवकाश बढ़ेगा और उसमें गर्भ भी बढ़ेगा। लेकिन गर्भ की वृद्धि होते समय ये लॉजिकल है कि आजू बाजू के जो क्षेत्र के अवयव है, उनका आकाश का अवकाश दब जाता है या कम हो जाता है गर्भ की वृद्धि की वजह से, मतलब वो प्रेस करेगा वहां पे। और अपन बिघडणे की वजह से सभी क्षेत्र के ऊपर परिणाम हो गया. मूत्रपिंडाची विकृती थोड्या प्रमाणाने सुरू झाली. मतलब मूत्रपिंड की अभी विकृति दिख रही है, मतलब उसका जो निष्क्रमण कार्य है मूत्र का, धारण पूर्वक निष्क्रमण ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, निष्क्रमण कार्य के बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ निष्क्रमण, मतलब उसमें भी अभी प्रॉब्लम आ रहा है. बाद में गर्भाशय को भी थोड़ा सा इंफ्लामेटरी चेंजेस, या आप बोल सकते हैं सूज आलिच. सूज मतलब वहां पे शोथ आ रहा है, गर्भाशय को भी, मतलब वहां का भी कार्य बराबर नहीं हो रहा है. ठीक आहे. शुद्ध झालेला आपण आपल्या क्षेत्रात विकृत झालेल्या इंद्रियांच्या साहाय्याने प्रतिलोम गती घेऊन जिन्याची एक एक पायरी चढू लागला. मतलब अभी उसके क्षेत्र में कौन कौन थे? गर्भाशय, मूत्राशय, आंत्र, आंत्र का तीसरा भाग, ये सभी चीजें हैं. अब उसका परिणाम हो चुका है इन तीनों इंद्रियों के ऊपर. अभी वो एक एक स्टेप आगे आगे चलते जाएगा. बढ़ेगा मतलब कैसे बढ़ेगा? प्रतिलोम गति से बढ़ेगा, क्योंकि वायु की गति क्या है? अनुलोम गति है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए. मुख विवर से लेकर अपन की तरफ, मतलब गुदौष्ट तक उसका वहन होना चाहिए. लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है. अभी वो प्रतिलोम हो गया है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, मूत्रपिंड की विकृति भी डेवलप हो गई है. वही सेम गुण रुक्षता और शैत्यता. तो रुक्षता की वजह से क्या होगा? शोषण होगा. विकृति मतलब क्या आ रहा है? निष्क्रमण होने में तकलीफ आ रही है, मतलब रुक्षता की वजह से द्रवता का शोषण होगा, स्निग्धता का शोषण होगा, क्योंकि मेद रुक्क, ये रक्त मेद प्रसादात रुक्क है, तो मेद धातु का जो स्निग्ध गुण था वो कम हुआ. ठीक है. तो इस प्रकार से मूत्रपिंड में विकृति आई. गर्भाशय में क्या है? गर्भाशय ये टोटली पृथ्वी महाभूत का स्थान है. तो पृथ्वी के जो कठिनादि जो गुण है, तो उस कठिन स्थिर, ये जो गुण है उसको विरोध किया जाता है वृक्ष वृक्षादि गुणों के द्वारा. वृक्ष गुण ये क्या करता है? हमेशा परमाणु जो संघात रहता है उसका वियोजन करता है, मतलब एक दूसरे को विलग करता है. वियोजन यानी एक दूसरे को विलग करता है. तो गर्भाशय में भी प्रॉब्लम आ गया है, इसके लिए वहां पे बोला है कि वहां पे सूजन आई है, ऐसा उन्होंने बोला है एक बार. तो इस प्रकार से विकृति आ रही है आपन के क्षेत्र में. ठीक है, रुक्षता और शैत्यता की वजह से. तो आगे आगे अभी फिर वो प्रतिलोम हो जाएगा. तो सबसे पहला वो कहाँ पे करेगा? अब इसकी वजह से वो जो आप अपनी नैसर्गिक नेचुरल क्रियाएं थी, वो पूरी तरीके से अनियमित हो रही है. मतलब गर्भाशय में भी प्रॉब्लम आ गया है, मूत्रपिंड में भी प्रॉब्लम आ गया है, और आंत्र में भी प्रॉब्लम आ गया है. तो आंत्र का तो निष्क्रमण पहले ही रुका हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन था. मूत्रपिंड में भी आप अगर मूत्रपिंड विकृति की लक्षण देखेंगे, 32 जो लक्षण बताए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि बद्धकोष्ठ उत्पन्न होना ये भी मूत्रपिंड की विकृति के अंदर है. और सेकंड थिंग, बद्धकोष्ठ रहते हुए मूत्र प्रवृत्ति धीरे धीरे होती है, अड़खड़त होना, यानी अ, एकदम नेचुरल फ्लो नहीं रहता है, प्रोजेक्टाइल नहीं रहती वो, यूरिन का स्ट्रीम जो रहता है वो नेचुरल और प्रोजेक्टाइल स्ट्रीम नहीं रहती, फोर्सफुल नहीं रहता है. वो थोड़ी थोड़ी होती है, मतलब अगर मेल अगर रहेगा तो अंगूठे के पास उस यूरिन की स्ट्रीम गिरती है, जो बूंदे रहती है, तो वहां पे गिरती है, मतलब वो प्रोजेक्टाइल कर्वेचर नहीं मिलता उसको. ठीक है. तो उसको बोलते हैं आपन के क्षेत्र में आपन कार्य का विकृति. ओके. ये सभी को समझा है आपको? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा आगे. ये समझ रहे हैं आपको? यस सर. हाँ. यस सर. हाँ हाँ. फिर आगे देखते हैं. अ, त्यामुळे वात वृद्धि होते. इस वृद्धि के लिए पृथक से चिकित्सा करनी पड़ती है, और इसीलिए इंद्रियों का सहाय लेके ऐसा एक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है. आपन क्या करता है? पहले आपन के नजदीक कौन सा वायु है? तो समान वायु. तो समान का क्या है? वन्य समीपस्था कहा गया है समान वायु. मतलब वो जो वहाँ की जो तेज तत्व है, वहाँ को ग्लो करने का काम
समान वायु करता है हमेशा। ओके, तो वह्नि समीपस्थः, अग्नि के पास वाला ऐसा समान है। तो उसका क्या है, अन्नम गृह्णति, पचति, विवेचयति, मुंचति, ये सभी चीजें समान वायु करता है। तो अभी समान वायु और अपन मतलब अपन अटैक करेगा मतलब क्या करेगा एग्जैक्टली exactly? कि समान वायु के कर्मों को मतलब अभी वो तो बढ़ गया है ना, रुक्षादि चलादि गुण बढ़ गए, शैत्यादि गुण बढ़ गए, तो शीतता और रुक्षता अगर बढ़ेगी, ये दो गुण मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रधान गुण है वायु के। वायु के ये दो गुण प्रधान है। तो ये दो गुणों की वजह से क्या होता है कि समान में जो समान वायु का पांचोदिक संगठन है, वायु प्लस वायु महाभूत, उसके बारे में कभी और दिन चर्चा करेंगे। पिछली बार हो चुका है ये सब चीज कि समान वायु का संगठन वायु प्लस वायु महाभूति क्यों है। तो वायु शुद्ध वायु महाभूत के गुण रहते हैं, जो भी वायु महाभूत के गुण बताएंगे बताए हुए रहेंगे संहिताओं में, उससे एग्जैक्टली कोरिलेटेबल है समान वायु। ओके, मतलब आपा जी यही कहते हैं कि शुद्ध वायु महाभूत के गुण रहते हैं उसमें समान वायु में। तो शीतता और रुक्षता ये वायु के प्रधान दो गुण हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, अभी ये देखो, अभी मैं गर्म हवा छोड़ रहा हूँ और ठंडी हवा छोड़ रहा हूँ, तो ठंडी हवा से अग्नि बुझेगी या नॉर्मल या गर्म हवा से अग्नि बुझेगी, किससे बुझेगी? ठंडी हवा से, ऑब्वियस है। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि वहां पे अगर ये किया आपने, ठंडी हवा छोड़ी, तो अग्नि बुझ सकती है। तो इसीलिए तो अगर समान वायु में शैत्यता आ गई, तो फिर वो ब्लो नहीं कर पाएगा तेज तत्व को वहां के। ठीक है, पाचक पित्त को अच्छे से कार्यान्वित नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये जो अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति, मतलब विवेचन कर्म, सारकिट्ट विभाजन कर्म भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारकिट्ट विभाजन कर्म के लिए आप महाभूत की नितांत आवश्यकता रहती है। और आप महाभूत यानी द्रव और स्निग्ध गुण, तो इस रुक्षता की वजह से वहां की द्रवता और रुक्षता स्निग्धता को विरोध किया जाता है। तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, तो विवेचन कर्म में अगर प्रॉब्लम आ गया, तो आगे के इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का पोषण हो सकता है क्या? क्योंकि सभी के सभी चीजें अ, विवेचन कर्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पचन तो ऑब्वियसली होना ही। पचन व्यापार में कैसे प्रॉब्लम आएगा? पचन में भी क्या रहता है, द्रवता और स्निग्धता लगती है, यस डेफिनेटली लगती है। और वायु तेज महाभूत का उष्ण गुण लगता है और तीक्ष्ण गुण लगता है, क्योंकि भेदने तीक्ष्ण, स्वेदने उष्ण। तो भेदन करने के पश्चात अन्न का तभी भेदन हो सकता है जब वहां पे तेज महाभूत का तीक्ष्ण गुण होगा। और भेदन मतलब क्या? अन्न संघात करना। संघात मतलब क्या? संगत को विभाजित करना, मतलब वो जो बोलस आएगा गृह्णति कर्म से, जो बोलस आएगा, तो नीचे आने के बाद उसके ऊपर संघात करने के लिए आप महाभूत का द्रव गुण भी इंपॉर्टेंट है और तेज महाभूत का उष्ण तीक्ष्ण गुण भी इंपॉर्टेंट है। भले वो विरोधी है, लेकिन गर्म पानी में अगर आप डाल रहे हैं, गर्म पानी और फिनाइल, ऐसा पकड़ लीजिए जठर में आने के बाद, स्टमक में आने के बाद, इसोफेजियस के बाद स्टमक में आने के बाद फिनाइल युक्त गर्म पानी है, ऐसा पकड़ लीजिए, या हाइड्रोक्लोरिक युक्त गर्म पानी है, ऐसा पकड़ लीजिए आप। ओके, तो वहां पे उस प्रकार से वहां पे लगती है, मतलब आप महाभूत की द्रवता भी लगेगी, स्निग्धता भी लगेगी, और ये तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुण भी लगेंगे तभी। अब यहाँ पे अगर अपान वायु के द्वारा समान वायु के ऊपर अगर अटैक होता है, तो ये चीजें कम होने लगती है रुक्षता और शैत्यता की वजह से। फिर पचन व्यापार भी मंद होगा, फिर संघात भी बराबर नहीं होगा, फिर सार-किट्ट विभाजन भी बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि सार-किट्ट विभाजन में विभाजन कर्म के लिए सार और किट्ट ये जब बाहर निकलते हैं, अलग अलग पृथक होते हैं, तो द्रव और स्निग्ध उनकी नितांत आवश्यकता होती है। अब आते हैं पहले कर्म के ऊपर, अन्नम गृह्णते। तो ग्रहण करने के लिए, तो ग्रहण करके नीचे की तरफ लाना है ना। तो लालोत्पादक जो पिंड है, यानी लाला स्राव अगर जब उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे रुक्षता और शैत्यता की क्या वजह से क्या होगा, आपके जीवा में स्तंभ उत्पन्न हो सकता है। और अगेन द्रवता का वहां पे जो बोधक कफ है, उसके कार्य में बाधा आ रही है, उसकी बोधक कफ की वजह से, कार्य की बाधा की वजह से वहां पे आपको टेस्ट क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो इस प्रकार, और बोलस फॉर्मेशन के लिए द्रव और स्निग्ध गुण इंपॉर्टेंट है, जो लालास्त्राव में रहता है, तभी वो नीचे आएगा ना, ईसोफेजस के थ्रू, है ना। तो ये सभी अगर ईसोफेजियल ट्रैक में भी अगर रुक्षता रहेगी,
तो फिर हम लोग को हिक्कफ लगता है। आपने नोटिस भी किया रहेगा जब आप बिस्किट्स वगैरह या रुक्षक कुछ खाते हैं, जो वेफर्स वगैरह, तो आपको पता लगता है कि नीचे जाने के बाद अगर आपने पानी नहीं पिया तो मतलब ऐसे रुक्ष पदार्थ खाने के बाद बहुत बार प्यास लगती है। ओके, तो रुक्षता की वजह से भी समान वायु के इसमें कर्म में बाधा बाधा आ रही है और ये अपन वायु कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें होती है। अब ये हो गया अपन और समान दुष्ट हो गया, तो समान और अपन दुष्ट होने के बाद क्या होता है, व्यान के ऊपर वो लोग अटैक करते हैं। ठीक है, तो व्यान के ऊपर अटैक करने के बाद क्या होगा, क्या हो सकता है, व्यान वायु का पांचोदिक संघटन है, वायु प्लस आकाश में आभूत। तो ऑलरेडी वायु के गुण बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें और वायु के गुण बढ़ जाते हैं, मतलब क्योंकि उसका पांचोदिक संघटन नहीं है ना। तो व्यान वायु का जो ये है, एक रस रक्त संवहन करना, कृष्ण देहचरा मतलब पूर्ण शरीर व्यापी रहता है ज्ञान वायु। और अगर कृष्ण देहचरा मतलब एट अ टाइम वो सभी जगह पे वो न्यूट्रिशन पहुंचाता है रस रक्त संवहन के द्वारा। तो रस रक्त आगे नहीं है, द्रवात्मक धातु है। ठीक है, तो अगेन रुक्षता और शैत्यता की वजह से वहां के द्रवता और स्निग्धता का शोषण हो जाएगा, तो फिर रस रक्त संवहन बराबर नहीं होगा, फिर पोषण भी नहीं होगा। फिर ये अटैक मतलब व्यान सॉरी अपान, बाद में समान, ये दोनों फिर व्यान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये तीनों अभी उदान के ऊपर अटैक करेंगे। अभी उदान एक संगठन है वायु प्लस तेज महाभूत, उदान संगठन है तेज महाभूत। तो तेज महाभूत की वजह तेज महाभूत ऑलरेडी रुक्षा रहता है, लेकिन अभी आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है। अब उदन उदन के क्षेत्र में भी अपना कब्जा बना के बड़े भाई को मिलने के लिए ये जो चौकड़ी है, मतलब ये चारों जन ऊपर प्राण की तरफ रुख करते हैं अपना। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, बड़ा भाई मतलब क्या, प्राण वायु, ये सबसे इंपॉर्टेंट वायु है पांचों वायु में। ओके, क्योंकि मूर्ध स्थित रहता है और ये रहता है, मतलब सभी इंद्रिय उसके अंडर है। तो इट्स वन ऑफ द मेजर एंड इम्पोर्टेंट वायु। यहाँ तक समझ रहा है ना आपको, कि ऐसे ही लग रहा है कि कुछ अलग ही चल रहा है लेक्चर, मतलब होता क्या नहीं क्या सर, है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब एक ही यस सर। हमेशा बोलते हैं। हाँ, तो बाकी के लोग भी है ना, 35 लोग हैं अभी। है। हाँ, तो इस प्रकार से उसका एक्चुअली मार्गक्रमण होता है, अटैक करता है, मतलब क्या करता है। तो इस प्रकार से हर वायु का जो कर्म है उसके ऊपर कौन से गुण के द्वारा अटैक होता है, ये अगर आपको बात पता चल गई, तो आप कॉन्स्टिपेशन का कोई भी पेशेंट इजीली ट्रीट कर सकते हैं, भले वो दुष्चिकित्सा रहता है बहुत बार। मतलब दो दो तीन तीन बार दिन नहीं जाने वाले भी पेशेंट है, या नाश्ता करने के बाद भी जाने वाले पेशेंट है। आज एक मॉर्निंग में पेशेंट आई थी, वो बोलते कि मैं बचपन से लेकर आज तक, अभी शी इज रनिंग 40, अनमैरिड है वो। ठीक है, अनमैरिड मैंने इसके लिए बोला क्योंकि जो चीजें योग्य काल में होनी चाहिए थी वो हुई नहीं आपान वायु के साथ। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला। तो अभी उसको भी वही है, वो 10 बजे बराबर जाती है, मतलब जब पित्त का ये चालू होता है कार्य काल, तब वो जाती है। तो फायदा होगा क्या पित्त काल में अगर जा रही है तो, प्रॉब्लम ही आएगा ना। मतलब तेज महाभूत के द्वारा उस गति को विरोध किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। फिर वो मूर्धस्थान मतलब अबू क्लेविकल जैसे ही जाते हैं उदान वायु का ये करने के बाद, उदान वायु के ऊपर भी विजय मिलाने के बाद, ये चारों जन, ये चारों लोगों का जो ग्रुप है वो प्राण वायु के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन प्राण वायु में जब अटैक करने के लिए जाते हैं, तब उस पहले वो ब्रेन की तरफ रुक करना चाहते हैं, बट ब्रेन के पहले आपको लगती है आंखें, मतलब नेत्र, नेत्र। तो नेत्र ये मज्जा का स्थान है और पित्त का भी स्थान है। ओके, और पित्त को ही अग्नि कहा गया है, पित्तमेव अग्नि है, वाग्भट्टाचार्य जी ने कहा है। तो उस वजह से इस शैत्यता और रुक्षता का परिणाम उस आंखों के ऊपर नहीं हो पाता। ओके, तो वहां पे क्या होता है, तेज महाभूत इन सभी गुणों का ग्रास लेकर उस आक्रमण का पुरजोर विरोध कर लेता है।
अब ये जो चौकड़ी थी, ये जो चारों जनों का ग्रुप था, तो नेत्रेंद्रिय के ऊपर तो ये नहीं कर पाए, मतलब नेत्र के स्थान के ऊपर अटैक नहीं कर पाए क्योंकि वो तेज का स्थान था। बट वहां से ही वो आगे की तरफ चले जाते हैं, मूर्ध देश की तरफ। मूर्ध देश यानी टुवर्ड्स द ब्रेन। तो अभी ब्रेन में क्या है, या उत्तमांग में क्या है कि प्राणवायु का प्रबल स्थान है, मेन सीट है उसका। प्राणो अत्र मूर्धगः ऐसे कहा गया है। तो उसी में सभी इंद्रियों का मतलब देह, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, ध्रुक, तो इंद्रियों का धारण होता है, बुद्धि का धारण होता है, चित्त का धारण करने वाला भी प्राणवायु ही है। और इसीलिए अगर उसकी तरफ वो रुख जैसे ही करता है, तो कुछ समय के बाद इस शैत्यता और रुक्षता की वजह से जो प्राणवायु का पांचभौतिक संगठन है, वायु प्लस आप महाभूत, तो शैत्यता और रुक्षता की वजह से आप महाभूत के अगेंस्ट स्निग्धता कम हो रही है, और रुक्षता की वजह से स्निग्धता कम हो रही है, और शैत्यता की वजह से भी वहां पे ये चीजें दिखती है कपाल शूल के जैसे। ओके। अभी मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन एक शेयर करता हूँ, तब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ। कोई वैद्य शीतल जी, आप 6 नंबर से श्लोक पढ़ते जाइए नीचे तक। बस आपका आपका आवाज नहीं आ रहा है। वाले हाँ, पढ़ना है आपको। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, बस्ती मेहनों से स्टार्ट करूँ ना? हाँ हाँ हाँ। बस्ती मेहनयोः शूलं मूत्रकृशं शिरोरुजा विनामो वंशन आनाः स्याद्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे स्वेद अवगाह आना स्वेद अभ्यंगा। अवगाह आ- अवगाहन अभ्यंगान सर्पिश्च अवपीडकं मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् स्त्रीकर्मं च पक्वाशय शिरशूल वा वा वातवर्चो वातवर्चो अप्रवर्तनम। अप्रवर्तनं पिण्डिकोद्वेष वातवर्चो अप्रवर्तनं पिण्डिकोद्वेष्टनम् आत्मानं पुरुषे स्यात् द्विधारिते बस स्वेद अभ्यंग बस 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 अवगाहश्च। बस बस मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। तो अभी आपने देखा होगा कि मूत्र वेग धारण करने के बाद बस्ती में नयो शूलम मूत्रकृच्छम शिरोरुजा, शिरोरुजा शब्द आया है वहां पे। और नीचे अगर आप 8 नंबर का श्लोक देखेंगे तो पक्वाशय शिरशूलम वातवर्चो अप्रवर्तनम। अभी हम लोग को तो अभी फिर से मूत्र वेग के धारण करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। विनाम मतलब नीचे झुक के चलना, वंशना आना, ठीक है। वंशन प्रदेश में वेदना है या आनाह जैसे लक्षण दिखता है, मूत्रकृच्छ ये भी ठीक है। और मेहन शूल मतलब मेढ्र प्रदेश में या शिश्न प्रदेश में शूल होता है, वो भी ठीक है। बट शिरोरुजा क्यों आया है भाई इधर, एक ही अलग से, मतलब डायरेक्ट ऊपर की तरफ कैसे चलेगा। और नीचे अगर आप पक्वाशय में सर देखेंगे। प्रतिलोम वायु की वजह से हाँ सर प्रतिलोम वायु की वजह से तो हाँ नहीं सर? हाँ हाँ, तो वही अभी पक्वाशय शिरशूलम वातवर्चो अप्रवर्तनम पिंडुको द्वेष्ट आत्मानम पुरुषे साथ विदारित है। अब ये समझ में आता है कि वातवर्चो अप्रवर्तनम मतलब अपान वायु का और वर्चस यानी पुरुष का प्रवर्तन नहीं हो पाता है। बाद में पिंडी का द्वेष्टन दिखता है, ये लक्षण, और आधमान ऑब्वियस है। तो ये लक्षण हम लोग को पुरुष वेग का धारण करने के बाद ऑब्वियस ऑब्वियस लक्षण है। और ये हम लोग को संप्राप्ति समझ में भी आता है क्योंकि ये स्थानिक संप्राप्ति है। बट जब भी मूत्रवेग धारण में शिरोरुजा और पुरुष वेग धारण में शिरशूल, ये लक्षण क्यों आते हैं। अभी जो एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देखा ना, इतना डिप में जाके वो संप्राप्ति दिखती है, तब पेशेंट आपके पास कौन से कितने गंभीर संप्राप्ति में आया है, इसका विचार हमेशा कीजिए आप। ये मैं बताना चाहता था, इसके लिए मैंने ये शेयर किया आपको। आप समझे मेरी बात। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पढ़ते वक्त कि ये बाबा शिरोरुजा क्यों आया है, अलग ही लक्षण है एकदम, ऐसे कैसे आ गए। तो हर एक इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग लक्षण दिखेगा। ठीक है, इतना अगर इजी रहता तो फिर तो बात ही नहीं थी ना, है ना।
इतना अगर इजी रहता, क्योंकि अपन के क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं और आपको दिख रहा है प्राण के संप्राप्ति में, प्राणवायु की संप्राप्ति में लक्षण दिख रहा है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? सो दिस इज द आइडियल वे ऑफ पुटिंग अ संप्राप्ति जो अप्पा जी ने किया है। अगर ये नहीं करते ना तो हम लोग को तो कहाँ पे भी आप टीका में देखिए कि कहाँ पे अगर इसका एक्सप्लेनेशन है क्या। नीचे मैं टीका भी दिखाता हूँ आपको, बट आपको कहीं पे भी टीका में भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। सो वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टुवर्ड्स दिस ग्रेट मैन, इज अ वंडर मैन एक्चुअली। जैसा वंडर वुमन करके मूवी था ना, वैसा ही इज वंडर मैन फॉर अस, अप्पा जी। अगर अप्पा जी नहीं होते तो हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता और ये हम लोग सोचते रहते कि इससे इसका क्या संबंध है। ओके, तो प्राण की तब तरफ जब ये चारों अटैक करके जब प्राण की तरफ जाते हैं तब जाके शिरशूल उत्पन्न होता है। ऐसा एक दिन की संप्राप्ति नहीं है, वो चिरकालीन संप्राप्ति है। आपको समझ रहे हैं मैं क्या एग्जैक्टली बताना चाह रहा हूँ, या सीरियसनेस क्या है इस चीज के पीछे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, एक मिनट। हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो फिर से वो मैं फोटो शेयर करता हूँ। सब लोग जगे हुए हैं ना, कि सिर्फ चालू Yes, है? sir. हाँ सर. मतलब बीच बीच में थोड़ा सा ये भी कर Yes, दीजिए। sir. हाँ, तो इस प्रकार ये दिखते हैं। अभी आगे देखते हैं। कपाल शूल का जो ये था, कपाल शूल था या शिरशूल था, वो लक्षण 3 दिन उसको तकलीफ हुआ। बट उस दिनों में अभी ये मेरे को एक्झॅक्टली समज में नहीं आया है की एक्झॅक्टली आप्पाजी कहना क्या चाहते हैं, की त्या काळात डोळ्यांनाही भयंकर गळ लागली होती, नाना उपचार करूनही काही उपयोग झाला नाही, 3 दिवसानंतर ती आपोआप थांबली। मतलब अभी एक्झॅक्टली मेरा मराठी मीडियम तो है, बट इवन आई हैवंट अंडरस्टैंड दिस 3 लाइन्स की भयंकर गळ लागली होती एक्झॅक्टली क्या है। अगर कोई कोंकणी रहेगा तो उसको शायद ये समझ में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मतलब कोकणी अभी के जनरेशन के नाही जो डोळ्यातून पाणी येत होतं असं म्हणू शकतो सर. नाही, नाही म्हणू शकतो नाही, आपल्याला एक्झॅक्ट मीनिंग पाहिजे. त्यासाठी ना तुम्हाला घरातल्या लोकांना विचारावं लागेल. जे आता एजेड आहेत 60 प्लस वगैरे असतील ना, 70 प्लस, त्या लोकांनाच फक्त ही लाइन समजू शकता है. ओके, मैं देखता हूँ बिल्डिंग में पूछ के। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोकणी लोग हैं। तो ठीक है, तो आगे जाते हैं हम लोग। पकड़ के तो वही चल रहे कि नेत्रस्राव हो रहा था, मेरे मेरे को भी वही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने थोड़ा स्त्रीलिंगी यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं. गळ म्हणजे गळती सारखं म्हणू शकतो ना हां, आपण. नाही म्हणू शकतो नको ना, तेच एक्झॅक्ट माहिती पाहिजे. जसं आपल्याला बाकीचं एक्सप्लेनेशन देता येते ना, जैसे हम लोग बाकी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मराठी का, कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं, तो ये भी अगर हम लोग को निश्चित पता रहेगा तो ही हम लोग उसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड देन का चांस नहीं है, क्योंकि हम लोग वी आर कंसिडरिंग दिस इज एज अ संहिता, तो यहाँ पे इफ एंड देन का चांस नहीं है। ऑलरेडी वो मराठी में लिखा हुआ है, बट जो मराठी है वो हम लोग को समझ में भी आना चाहिए, और उसका उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, मतलब कोशिश कर रहा हूँ. ठीक आहे. फिर आपल्या भावाचा निरोप घेऊन आणि त्याचे थोडेसे सहाय्य घेऊन हा वाद परत उरफाटा फिरला. मतलब क्या है कि आपल्या भावाचा निरोप घेऊन मतलब जो प्राणवायू है उसको मिलके उसको टाटा बाय करके फिर से उल्टा आ गया, मतलब वहां से निकल गया वो, और डोक्याच्या बाहेर भागातून बाहेर पडून यानी मूर्ध स्थान से बाहर निकल के उसने फिर से चक्षुरेंद्रिय के ऊपर आक्रमण किया. और वहां पे भी क्या हुआ कि तेज महाभूत का स्थान होने की वजह से पहले भी अटैक करने की कोशिश की थी, फिर से अटैक करने की कोशिश की उसने, अटैक यानी वहां पे उस चक्षु का ये कार्य में बाधा लाने की कोशिश कर रहा था वो. अब उसमें क्या हुआ की नजर कमी होण्यापलीकडे तेथे त्याला आपला पगडा बसवता आला नाही. मतलब वहां पे वो स्ट्रांगली कनेक्ट अप नहीं कर पाया वो, या इस्टेब्लिश नहीं कर पाया खुद को, क्योंकि वो तेज महाभूत का स्थान था. तो इसीलिए अब नीचे की तरफ वो आने लगता है कि वैसे ही एक मिनट मैं फोटो आगे का शेयर करता हूँ. अब वो नीचे की तरफ आने लग रहा है, मतलब फिर से जो मन्या का जो स्थान था
वहां पे आने लगता है, मतलब अभी ही इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर नाउ. कन्सिडर कीजिए. एक मिनिट. गायत्री तो उठला वाटतं. तो उठला बघ. जस्ट समानाने आपण दोघं मिळून याच्याकडे जातात. कशाकडे जातात? उदानाकडे जातात. मग उदानला व्यानाकडे जातात. प्राणाकडे व्यानाकडे जातो, मग उदानाकडे जातात. मग व्यान चक्षुरेंद्रियावर त्याचं काही म्हणजे चालत नाही. मग प्राणाकडे जातो. मग परत मग तुम्ही इन शॉर्ट सांगता का? अच्छा, मला वाटलं तुम्हीच सांगताय. नाही, बरं नाही, मी नाही, सांगतो. नाही. सांगतो. म्हणजे ते अभी सिक्वेन्स कैसा कळेल. होता है ना, और ट्राई टू टॉक इन हिंदी. हिंदी, मतलब सभी यस, वेद्यों को भी समझ में आए, क्योंकि हम लोग को प्रचार और प्रसार यस, यही ज्यादा करना है. ठीक है. यस, यस, तो बेसिकली क्या होता यस. है, मलावस्तंभ, मतलब उसको कंप्लेंट थी बीच बीच में उस फीमेल पेशेंट को, लेकिन वो बाद में कंसीव भी हो गई साथ में. तो राइट. अभी कंसीव हो गई है तो गर्भ की वृद्धि होगी तो रेक्टम के ऊपर प्रेशर आ रहा है. ठीक है. पहले उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी. एक मिनट पप्पा, तुम्हाला हवंय काय अजून? नाही. तो उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी, तो मतलब वहां पे अपन तो प्रकोपित था ही, ऊपर से ये कॉन्स्टिपेशन बैठेगा इस गर्भवृद्धि की वजह से, तो उसको और तकलीफ होगी. ठीक है. तो अभी ये प्रतिलोमित जो अपन वायु है वो जाता है पहले समान के बाद. तो समानम अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति. तो इस कार्य के ऊपर बाधा लाता है. अटैक करता है, मतलब क्या करता है, उसके कार्य में बाधा लाता है. ये वर्ड एक्चुअली उसको लिटरली मत ले, उसको ले कि फंक्शन उसके हैम्पर करता है वो. फिर ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं व्यान की तरफ. तो व्यान वायु का जो कर्म है, कृष्ण देह चरा रस रक्त संवहन उद्यता, तो इसके कार्य में बाधा लाते हैं. और फिर पोषण नहीं हो पाता है शरीर का. फिर ये तीनों मिलके उदान के क्षेत्र में जाते हैं. उदान वायु का पांचदिक संगठन वायु प्लस तेज महाभूत है. तो उदान वायु का जो लक्षण ये कर्म है, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, तो इसके ऊपर भी बाधा लाते हैं. ठीक है. तो फिर ये चारों फिर मिलकर चक्षुरेंद्रिय की तरफ जैसे ही जाते हैं, तो वो पित्त का स्थान होने की वजह से वहां पे उसका इतना ये होता नहीं है. और फिर आगे अगर जैसे ऊपर जाते हैं प्राण की तरफ, इसमें उन्होंने नासा इंद्रिय के बारे में वगैरह नहीं लिखा है. उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बारे में संप्रप्ति में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 4 से 5 बार इसके पहले के चैप्टर्स में. तो उसके ऊपर जब जाता है तो प्राणवायु का पांचोदिक संगठन है वायु प्लस आप महाभूत. तो आप महाभूत की स्निग्धता और द्रवता वायु महाभूत के उष्ण वृक्षता और शैत्यता की वजह से हैम्पर हो जाते हैं, तो उस इंद्रियों के ऊपर बाधा आ जाती है. तो कुछ वहां पे शिरशूल जैसे लक्षण निर्माण करके वो नीचे की तरफ आता है, फिर से चक्षुरेंद्रिय को मिलता है, लेकिन अगेन वहां पे उतना सिर्फ नजर कम होती है, उतना ही उसको लक्षण दिखता है. और फिर जैसे ही नीचे की तरफ आता है मन्या के प्रदेश में, ऑलरेडी वो शैत्यता और रुक्षता हर जगह पे निर्माण कर चुका है, ये एज्यूम कर लीजिए. ये पहले ध्यान में रखिए. सिर्फ नीचे आ रहा है मतलब क्या, वो और स्ट्रांग होके नीचे आ रहा है. इंद्रियों का धारण भी अभी उसने कम किया है, स्मृति को भी उदान वायु के उड़ा डाला है. ऐसा सब करके वो नीचे आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्गर बन के आया है. जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, वो जीत जीत के अपना इंडिया की तरफ आ रहा था, मतलब बहुत शक्तिशाली था, मतलब चंगेज खान जैसा एक वॉरियर था. मतलब हर जगह पे वो ये कॉन्कर करके फिर आया था, है ना. तो फिर ऐसे शक्तिशाली बन के वो नीचे की तरफ आ रहा है. जैसे मन्य स्थान के तरफ उसको एक स्थान संशय मिला, क्योंकि सभी जगह पे मस्त पैकी ये हुआ था शैत्यता और रुक्षता. मी ठेवतो. शैत्यता और रुक्षता जैसे बढ़ गई थी, तब वो अपची नामक ग्रंथि उत्पन्न हुई. ग्रंथि मतलब क्या, पार्थिवता है वो. तो पृथ्वी महाभूत के पार्थिवता वहां पे बढ़ रही है. स्थिरता, कठिनता, ये अचलत्व, ये गुण बढ़ रहे हैं वहां पे पृथ्वी महाभूत के. जो ग्रेडेशन है पृथ्वी महाभूत के गुणों का, तो वहां पे बढ़ रहे हैं. और ऊपर से वहां पे मस्त पैकी वो अच्छे से ये हो जाता है, अपची डेवलप होता है. ये था उसका सीक्वेंस. ओके सुनीता जी, आई होप यू सर अंडरस्टूड नाउ. इसमें शीतता और रुक्षता की वजह से हो रहा है, तो सिर्फ इंटरनल ट्रीटमेंट ही देना चाहिए या कुछ एक्सटर्नल हमें उन्हें अभ्यंग स्वेदन ऐसा भी करवाना चाहिए? नहीं, मतलब या हम लोग तो नहीं नित्य देते हैं. अब ये पेशेंट तो कंसीव हुआ था ना, उसको तो उसको संभल कर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ऐसा है. नहीं, जैसे हाँ. नहीं मेल पेशेंट हो या कोई इन जनरल हाँ. फीमेल पेशेंट हो तो मतलब क्या है ना, अपची का पेशेंट मेरे पास एक ही जैसे आया था. सुनिए मेरी बात.
तो आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि आगे आपा जी ने खुद भी लिखा है, खुद के पुस्तक में ही, यही बुक में लिखा है कि ये दीर्घकालीन ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपच्ची को देखो, मतलब इतने सारे वायुओं को आपको कंट्रोल करके फिर आपच्ची की तरफ बढ़ना है आपको। ये ऐसा नहीं है कि आपने त्रिभुवन कीर्ति, रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति दे दिया या वरंगक दे दिया और हफ्ते भर में रिजल्ट आ गया या 3-4 महीने में रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा। उसको दीर्घकालीन संप्राप्ति की आवश्यकता है चिकित्सा की, ये ध्यान में रखो। ऐसा है। और एक्सटर्नल, रही बात एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की, तो मैंने तो ये इसके बारे में अपची में इंद्रलुप्त, सॉरी इंद्रलुप्त बोल रहा हूँ, इंद्रबस्ती जो मर्म है वहां पे उसको रक्त मोक्षण करने के बोला है। जो फोराम के ऊपर इंद्रबस्ती मर्म रहता है, तो उसके ऊपर और नीचे 4-4 अंगुल रक्त मोक्षण करके मैंने देखा था, बट आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को उसमें रिजल्ट उतना आया नहीं था। अभी मैं वो उसको अपची बोल रहा हूँ, लेकिन अपची के पेशेंट कितने लोगों ने कितनी दफा देखे हैं मेरे को तो डाउट है कि, और क्योंकि कैसा है ना, उसको डायग्नोज भी होना चाहिए वो। अगर मेरे पास फोटो रहता है ना तो मैं आपको जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि वो 17-18 की केस है जब मेरा प्रैक्टिस एकदम नया था। ओके, तो देखते हैं, मतलब अगर सर फोटो अपची मिलता है तो। मॉडर्न में क्या कह सकते हैं? नहीं, उसके बारे में मेरे को सर सच्ची में नहीं तुम्ही पता है। जो मेरे पास पेशेंट आया था ना, तो सर वो तुम्ही एक पैरोटिड केस स्वेलिंग, सांगत होते पैरोटिड स्वेलिंग लेके आया था, यही केस है वो, बँक यही मॅनेजरची यही केस है वो। तो वहां पे उसको क्या था ना, अत्यधिक कंडू था, अत्यधिक, मतलब वो गांव में भी नहीं जाता था खुद के, क्यों? क्योंकि उसके ससुराल वालों ने बोल के रखा था कि भाई तुम मत आ, और आने वाला है तो तू घर में बैठ, नहीं तो हम लोग को ये बहुत लोग पूछते रहते हैं कि आपके जमाई को क्या हुआ है वगैरह, मतलब यहाँ तक परिस्थिति थी। अब मुंबई में ये चीजें इतनी देखी नहीं जाती है, ठीक है, बट ये चीजें हैं, फैक्ट है, मतलब इतना एस्थेटिकली भी लोग देखते हैं। ओके, मतलब उसकी वाइफ भी बोलती थी कि आप मेरे गांव में मत आओ, इतना तक था उस पेशेंट का। ऐसा है। में फिर कुछ मानसिक विचार नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब मानसिक चिकित्सा, मानस पे नहीं, कुछ ऐसी मैं चिकित्सा वही बोल करनी रहा चाहिए? हूँ कि मुझे रिजल्ट नहीं आया था, प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं मिला था। ओके, मैं ग्रंथ के अनुसार थोड़ा सा रक्तमोक्षण भी किया था, या वाम प्रदेश में वो ग्रंथि थी, इसके लिए वरांग क्षार भी दिया था। तो मेरे को जैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, शायद मैंने बहुत जल्दबाजी की, 2 महीने ही, मतलब 2 महीने के बाद खुद ही पेशेंट ने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। ठीक है, वो पूरे अत्याचार मेरे सहन किए उसने, मतलब जो मैंने रक्त मोक्षण वगैरह किया था वहां से, तो मैंने सुपरफिशियल ब्लड, सॉरी, सुपरफिशियली कट लिए थे, मतलब प्रच्छन्न कर्म किया था बेसिकली, लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। ऐसा है। तो शायद उसको बताते वक्त ही मुझे बताना चाहिए था कि 1-1.5 साल लगेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। तो ऐसे चीजें हैं सर उसमें। अग्निकर्म भी किया था आपने? अग्निकर्म मुझे याद रख, मतलब कल रिकलेक्ट करना पड़ेगा कि किया था कि नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके, जी। और ये अभी हम लोग रेडियोलॉजी एंड पांचोतिक ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं एक वर्कशॉप। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो एमआरआई और एक्सरे स्पाइन ये हम लोग पढ़ने को नहीं जमता है आज भी। हम लोग आज भी मोस्टली यही करते हैं कि हम लोग ज़्यादा करके रिलाई करते हैं प्रिंटेड रिपोर्ट के ऊपर। अभी तो एक्सरे के बारे में तो वही है कि अभी भी क्या होता है कि जहाँ पे हेयरलाइन फ्रैक्चर या फ्रैक्चर जब तक मिलता नहीं उसको, तब तक हम लोग मतलब वो एक्सरे को देखते ही नहीं है, या एक्सरे वाला भी देखता नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट। तो इसकी वजह से हम लोग का इंटरप्रिटेशन भी रॉन्ग हो सकता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो पांचों ट्रीटमेंट के साथ ये एमआरआई और एक्सरे स्पाइन, ये दोनों चीज़ें रखी हैं हम लोग ने। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डायरेक्टली पिंग मी पर्सनली। चलो, ओके, आई विल स्टॉप इट नाउ। जिनको भी सर चाहिए ना प्रीवियस रिकॉर्डिंग, वो यूट्यूब पे जाके, चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। बोलिए मैडम। सर सर ये कोर्स में जो पांचभौतिक ट्रीटमेंट आपने बोला है वो क्या एक्चुअली स्पाइन के, व्हाट यू गोइंग टू? स्पाइन regarding spine only, अच्छा। stenosis and all हाँ। these things, osteophytic growth and all these things will be covered. Okay, ओके। okay, okay. बट पहले तो रीड करना चाहिए ना, पेशेंट को एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा है फिर? वो क्या बोलता है, जरा देखो फिल्म देखो, तो फिल्म देखने के बाद हम लोग को भी समझ में आना चाहिए ना। हम लोग को ही नहीं समझा, और हम लोग कंप्लीटली प्रिंटेड रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फायदा क्या है फिर? ऐसा है, क्योंकि वो चीजें बहुत चीजें मिस कर जाते हैं वो लोग। ऐसा है। ठीक है, चलो, वी विल एंड दिस ना। सर यूट्यूब चैनल किस नाम से है?
रसशिवम पांचभौतिक चिकित्सा। मैं यहाँ पे टाइप करके रखता ओके हूँ, एक मिनट। आप कौन से ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं मैडम? ये हेलो? हेमाद्री आयुर्वेद अच्छा अच्छा, संकुल मैं से। वहाँ पे आपको ये करता हूँ, ठीक है? उस ग्रुप पे ओके के ऊपर ही डाल दूंगा। जी, थैंक यू। रसशिवम डालेंगे तो आपको 2 चैनल मिलेंगे, एक पब्लिक के लिए और एक वैद्यों के लिए, ठीक है? मैंने ओके भेजा सर। आपको ओके। नाम। ओके, 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 चलो बाय। शुभ रात्रि, श्री कृष्ण रात्रि।